हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारी रह गई थी, तो आज पार्ट 4 में लेकर आ रही हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में फर्स्ट क्या है हमारी एंटिटी। एंटिटी क्या है? एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंटिटी क्या है? एंटिटी का मतलब हो गया वो इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, यानी कि जहां पर पैसे से रिलेटेड लेन देन होता है, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वही एंटिटी के अंदर आती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा बजाज ऑटो एंड मारुति। ये वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस को एंगेज करती है, बिजनेस एक्टिविटीज को एंगेज करती हैं, और जहां से पैसे से रिलेटेड जो भी कोई काम होता है, ठीक है, वो होती है एंटिटी जहां पर पैसे से रिलेटेड काम होता है। सेकेंड है हमारी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड और सर्विसेज। एग्जाम्पल है परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये वो ट्रांजेक्शन होती है जिनका रिजल्ट यानी कि एंड रिजल्ट इवेंट होता है, यानी कि एंड रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है। इसके अंदर सारी वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल एंड परचेज की सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो भी हमारी पूरे मंथ में हुई होती है। ठीक है, सारा सामान जो हमने खरीदा है, जो हमने बेचा है, उन सब के बारे में, स्टॉक जो आया है गया है, स्टॉक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी वो होती है, वो सब इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट्स है, उसको परचेज किया या सेल किया, उन सब का रिकॉर्ड रखना होता है, एक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है उन सारी ट्रांजेक्शन्स का जो सेल और परचेज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। एसेट्स कौन कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, यानी कि प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये सब होती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं बिजनेस का, जहां से हमें पैसा आने की उम्मीद होती है, जहां से हमें पैसा मिलता है। यानी कि मान लो हमारे पास लैंड है और अभी हमने इसको परचेज कर लिया है और हमें जरूरत पड़ी है इसको बेचने की, हमें यानी कि पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो हम इसको क्या करेंगे? सेल आउट कर देंगे। सेल करेंगे तो हमें क्या मिला है? रिटर्न में पैसा मिला है। जहां से हमें रिटर्न में कुछ पैसा मिले, यानी कि आपके घर में फर्नीचर है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो और आप उसको बेचना चाहते हो, तो वहां पे हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? सेल पैसा मिलेगा। तो वो क्या है? हमारी एक एसेट है। आपका घर आपके लिए क्या है? एक एसेट है। आपका बेड आपके लिए क्या है? एक एसेट है। ठीक है, वो आप किस लिए खरीद रहे हो? इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, आपने कोई प्लॉट खरीदा है, किस लिए, किस पर्पज से? अपने यूज के लिए, लेकिन आपको जरूरत पड़ी है पैसे की और आप उसको क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं, खरीद बेचना चाहते हैं। तो क्या है? वो आपकी एसेट है, आप उसको बेचकर पैसा ले सकते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी एसेट्स होती हैं। तो बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेस क्या करता है? लैंड एंड बिल्डिंग्स वगैरह, मशीनरी वगैरह अपने जो उनके अंडर आती है वो उनकी एसेट्स होती है। जैसे मशीनों पे काम होता है वो उसकी एसेट है। टाइम आने पर अगर वो उसको सेल करता है तो उसको वहां से पैसा मिलता है, यानी कि इकोनॉमिक यूजेस के लिए भी होती है। तो वो क्या होती है? एसेट्स होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? इट शुड बी ऑन्ड बाय द बिजनेस। ये बिजनेस के द्वारा खरीदी जाती है। ऑन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस द्वारा ली जाती है। इट में भी इंटेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इट शुड बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। ये एसेट्स जो होती है वो मेजर की जाती है सिर्फ मनी टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास जो एसेट्स होती है वो क्या, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, हमारी कौन कौन सी होती है? लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी। हमारे घर में अगर हमारा बेड है, वो आपने कोई घर खरीदा है, होम, वो आपके घर पे सोफा है, वो क्या है? आपका, आपकी क्या है? एक एसेट है। ठीक है, तो कुछ एसेट्स जो होती हैं टेंजिबल होती है और इनमें कुछ इंटेंजिबल भी होती हैं, और बिजनेस इसको खुद खरीदता है। ठीक है, तो और ये किस टर्म्स में यूज की जाती है? मनी टर्म्स में मेजर की जाती हैं, यानी कि इनको बेचने के बाद हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और खरीदने पे हम पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि मनी टर्म्स में इनका यूज होता है। फिर नेक्स्ट है एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू
एसेट्स जो है वो क्लासिफाई की जाती है, जैसे कि फर्स्ट है इसमें ए नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। और दो तरीके की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। क्या कह रहा है, नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, वो एसेट्स जो एंटिटी द्वारा खरीदी तो जाती है लेकिन सेल नहीं की जाती, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, जो खरीद ली लाइफ टाइम तक चलेगी, बेचनी नहीं है, वो खरीद ही ली तो मतलब वो आपकी है, आप उसको बेच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी एसेट्स जिनको रीसेल के लिए जो यूज नहीं होती है वो कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। और ये दो तरीके की होती है, ये भी, एक टेंजिबल और दूसरी इनटेंजिबल एसेट्स। इसके दो पार्ट्स और हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, उनको भी देख लेते हैं। बी है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जो एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश। वो एसेट्स जो रीसेल के लिए यूज की जाती है और कन्वर्जन इनटू कैश, यानी कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है हमारी करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इंटेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स जो ना ही टेंजिबल होती हैं ना ही इंटेंजिबल होती हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो क्या है, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ठीक है, वो पैसा, वो एसेट्स जो ना ही टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है। और टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल भी आप लोग सुन लीजिए। टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं हमारे लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह, ये तो हो गई टेंजिबल जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है हमारी, जैसे कि पेटेंट्स होगी, गुडविल होगी, ट्रेडमार्क हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए। इनको आप सेल नहीं कर सकते, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप देख नहीं सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो हमारे यूज आ रहा है, हमारे हमें पैसा कहीं ना कहीं हमें यूज कर रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वो भी हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन जहां जहां बात आती है टेंजिबल एसेट्स की, वहीं पे कंप्यूटर क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है। तो ये थे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स। अब बात कर लेते हैं हम लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज मींस अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस। अमाउंट जो है पेबल है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, यानी कि आपने कोई लोन लिया है, उसको आपको पे करना है, किसको, बैंक को पे करेंगे आप पैसा, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। क्योंकि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कुछ पैसा आप बिजनेस के अंदर लेकर आए, जो पैसा आप लेकर आए एज ए लोन आप लेकर आए होंगे, जो लोन आप लेकर आए हैं एक्स से, वो आपको रिटर्न करना है, तो ये क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो कि ओनर की तरफ होती है, ठीक है, वो होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी हो गई, जो आपकी ओनर की तरफ होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी कि जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गई, ठीक है, या बैंक ड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, अदर लाइबिलिटीज जो भी होती हैं आपकी, वो हो गई। जो लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स, सबसे मेन एग्जांपल इसका है क्या, क्रेडिटर्स, आप लिख लीजिए। क्रेडिटर्स जो होते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, यानी कि जो बाहरी होते हैं, ठीक है। और इंटरनली जो कि आपके बिजनेस का जो ओनर होता है उसके बिहाफ पर, ठीक है, वो होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। लाइबिलिटीज क्लासिफाइड इनटू, लाइबिलिटीज जो है वो क्लासिफाई की गई हैं दो पार्ट में, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरी है बी करंट लाइबिलिटी। एक करंट लाइबिलिटी क्या है, liability which is payable after a period of more than 12 months from the end of the accounting period। क्या कह रहा है कि वो liabilities होती हैं जो 12 महीने के बाद आप पे करना शुरू करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपने एक एक्स मशीनरी खरीदी है, मान लो आज कोई भी डेट लगा लीजिए, आज की डेट लगा लीजिए, जैसे 15 अगस्त है, आप लगा लीजिए, आपने आज खरीदी है, 2023 को आपने ये खरीदी है, तो इसके अगले साल यानी कि 16 अगस्त से आप ये इसकी पेबल शुरू करेंगे, नेक्स्ट ईयर से एक्स मशीनरी की जो पेमेंट है वो आप शुरू करेंगे। या एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है, 1 अक्टूबर को खरीदी मान लो आपने, और जो लोन है वो आप
5 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, यानी कि 5 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंटली आप उसको पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में आप जो पैसा पे करते हैं ना वो होती है, इंस्टॉलमेंट में आप पैसा पे कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए आफ्टर 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने, यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद आप इसको शुरू करेंगे। यानी कि आप शुरू करेंगे इसको नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लगा लीजिए आप इसको शुरू करते हैं पे करना। ठीक है, तो ये एक क्या है कि ये आपकी नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये, यानी कि आपकी 5 साल तक चलेगी, तो ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, नॉन करंट एसेट्स होगी जो आपको 12 महीने के बाद पे करनी शुरू होती है, यानी कि 1 साल के बाद आप उसको पे करना स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, आप 1 साल के बाद आपने कोई चीज खरीदी है, उसकी पेमेंट जो है आपने एक बार कर दी है, और उसकी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो आप 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट करेंगे, वो भी 5 ईयर्स के लिए और इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए, यानी कि ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं हम करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटीज क्या आती है, लाइबिलिटी पेबल विद इन 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के अंदर, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट से पहले, और अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोबाइल फोन का, ले लेते हैं एक, आपने मोबाइल फोन खरीदा आपने, ठीक है, आपने आज खरीदा है, XYZ कोई भी डेट मान लीजिए, ठीक है, ये डेट आपने खरीदा है, और आप इसका, आप सबको पता है जब आप मोबाइल खरीदते हैं, आज की डेट में आपने मोबाइल खरीदा, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी पे कर दी है। फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1 मंथ छोड़कर, 1 महीना छोड़कर आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो 1 साल के लिए होती है, यानी कि 1 साल के अंदर आप उसको पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर देंगे। ठीक है, वो होता है आपका करंट लाइबिलिटी, और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, जैसे कि एक फर्म ने लोन लिया बैंक से, ठीक है, कोई भी डेट लगा लीजिए, और वो पेबल है 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको पे करना है, तो आप उसको 12 मंथ्स की, या तो इंस्टॉलमेंट में जैसे भी आपको ठीक लगे, यानी कि आफ्टर 4 मंथ्स आप उसको पे कर सकते हैं, या 3 मंथ्स बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इंस्टॉलमेंट अपनी करवानी है। तो ये होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको पे करनी होती है। तो ये थी लाइबिलिटीज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे कैपिटल के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कैपिटल क्या होती है, और कौन इसका कैसे यूज करते हैं, और कैसे ये कंपनी के अंदर आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एक्सेट्रा। जो अमाउंट है वो किसकी फॉर्म में होगी, कैश, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी एसेट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। जितनी भी लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है हमारी, जो जैसे कि क्रेडिटर्स हो गई, ये सब हो गई, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो भी होती है उन सबको माइनस करेंगे एसेट्स में से, वो क्या निकलाएंगी, हमारी कैपिटल निकलाएगी। तो कैपिटल होती क्या है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया बिजनेस के अंदर, जो पैसा आया बिजनेस के अंदर, वो क्या है, कैपिटल है। यानी कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि कोई बिजनेस है आपका, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया उसके खुद के नेम से, उसका खुद का नेम है, ठीक है, या कोई भी नेम लगा लीजिए आप, XYZ कोई भी नेम डाल दीजिए आप। ठीक है, ये हो गया बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, XYZ नेम हो गया उस बिजनेस का। ठीक है, कोई पर्सन, यानी कि X पर्सन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, जब X पर्सन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस के अंदर वो आया, तो जो पैसा, जो मनी वो लेकर आया, वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल है, किसकी, उस बिजनेस की। जो पैसा उस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया गया, वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये हो गई हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ, जो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया गया, वो क्या है, हमारी कैपिटल है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये आगे जितने भी आप अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, जो भी आपके आगे अकाउंटिंग चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी यूज होंगे, वो उन सब में क्या होगा, आपके ये सब चीजें यूज होंगी। तो ये क्या हुआ, कैपिटल हुआ। अब बात करते हैं हम सेल्स की। सेल्स क्या है, सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, और सेल्स रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कह रहा है, जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हमने कुछ प्रोडक्शन भी किया होगा। ठीक है,
कुछ प्रोडक्शन भी किया होगा, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसका सेल भी होगा। ठीक है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कुछ प्रोडक्शन हुआ, एक्स सामान प्रोडक्शन हुआ, उस सामान को बेचा हमने, उसको क्या बोला गया, सेल्स बोला गया है। सेल्स मींस सेल ऑफ गुड्स, जो सामान आपने कंपनी के अंदर प्रोडक्शन किया उसको बेचना। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश और क्रेडिट सेल। जो टर्म है सेल, वो कैश और क्रेडिट दोनों पर ही सेल करती है, यानी कि आपको कैश में भी देगी, आपको कोई सामान लेना है तो, और उधार भी देगी वो। ठीक है, यानी कि सेल समझ में आया, कोई सामान आपने बनाया और उसको बेचा गया, और दोनों ही बोथ यानी कि कैश और क्रेडिट टर्म्स में आपने उसको बेचा, वो क्या है, सेल है। अब कह रहा है सेल रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने एक्स सामान बनाया, उसको सेल किया, ठीक है, किसको, वाई पर्सन को सेल किया आपने। अब वाई पर्सन को आपने सेल किया, अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आई है या वो खराब निकला है, यानी कि डिफेक्ट है उस चीज में, तो जब उसने वापस कर दिया, रिटर्न किया, उसको क्या बोला गया, सेल रिटर्न बोला गया। यानी कि आपका बेचा हुआ सामान वापस आ गया, बेचा हुआ सामान वापस आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल रिटर्न, यानी कि आपने कोई सामान बेचा और उसको कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका सेल रिटर्न हो गया। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के इसके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या है, ग्रोस इनफ्लोज ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एग्जाम्पल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन एटसेट्रा। रेवेन्यू क्या है, जो पैसा हमें सेल करके मिला है वो क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, रेवेन्यू को आप पैसा जो आपने खर्च किया है किसी चीज को बनाने पर और उससे हमें जो पैसा मिला है वो क्या है, सेल करने पर जो हमें पैसा मिला वो है रेवेन्यू। यानी कि जो पैसा आपको सेल करने पर मिला है, सेल करके जो पैसा आपको मनी आपको मिला है, किसी भी एक्स प्रोडक्ट को सेल करने पर जो मनी आपको मिला है वो क्या है, रेवेन्यू है। ग्रोस इनफ्लोज ऑफ कैश रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, जैसे कि आपको कमीशन मिला है, गुड्स है, रेंट है, आपको आपने कोई किसी रूम का आप रेंट दे रहे हो और जो रेंट आप दे रहे हो उस रूम का वो क्या है, उसका रेवेन्यू है। ठीक है, और जहां पर भी आपको उससे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है वो उसका उस मकान मालिक के लिए या उस कंपनी के लिए जहां पर आपको रेंट से ज्यादा कुछ आपको देना पड़ रहा है वो उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा एक तरीके से। यानी कि आपके लिए वो है जो आपको आपने प्रोडक्ट बनाया है और उसके बाद उसको सेल किया, सेल करने पर जो पैसा आपको मिला है वो क्या है, आपका रेवेन्यू है। ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। इट इज अ वैल्यू व्हिच हैज बीन एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इट मे बी। इसके कुछ पॉइंट और हैं वो नेक्स्ट पेज पर है, वो भी देखते हैं। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है, आपका खर्चा होता है, जो एक्स प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा हुआ है, आपने एक्स प्रोडक्ट बनाया है उसको बनाने के लिए जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपका मनी पैसा यूज हुआ है वो क्या है, आपका एक्सपेंसेस है। यानी कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका एक आधा, जैसे कि कोई भी आपने ये लगा लीजिए आपने घर बनाया है। ठीक है, घर एक आपकी क्या है, एक एसेट है, लेकिन घर बनाने में जो पैसा लगा वो क्या है, खर्चा है। ठीक है, यानी कि उस घर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, ब्रिक्स यानी कि ईंटें चाहिए थी, सीमेंट लगा होगा, ठीक है, आयरन लोहा आया होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपको यूज हुआ है वो सब क्या है, खर्चा है। उस घर को बनाने के लिए, उस घर को बनाने के लिए जो भी पैसा आपका यूज हुआ है वो क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, यानी कि या फिर आप ये लगा लीजिए आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं, मोबाइल बनाने की कंपनी में काम करते हैं, मोबाइल बन के तैयार हो गया, ठीक है, उसको बेचने पे जो पैसा मिला वो तो हो गया रेवेन्यू आपका, लेकिन उसको बनाने में जो चीजें लगी उसपे जो पैसा लगा वो क्या है, आपका एक्सपेंसेस, यानी कि वो आपका क्या है, खर्चा है। यानी कि आपने उसके लिए चिप खरीदा होगा, बैटरी खरीदा होगा, उसका चार्जर हो गया, यानी कि जो भी उस सामान में जो भी आपका फोन बनाने में जो भी आपका सामान यूज हुआ है उसके लिए जो पैसा आपका यूज हुआ है वो क्या है, आपका एक्सपेंसेस है, यानी कि वो आपका खर्चा है इन अ सिंपल वे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
फर्स्ट है आपका कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एटसेट्रा, यानी कि इसके अंदर आप सैलरी आएगा, वेजेस आएंगे, रेंट आएगा, ठीक है। वो क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आप बिजनेस चलाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो भी कस्टमर्स या जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप सैलरीज देते हो, ठीक है। जहां पे आपने बिजनेस बनाया हुआ है, जहां पे आपकी कंपनी खुली हुई है, उस जगह के लिए आप जो रेंट देते हो वो, और जो वेजेस हैं कंपनी को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, वो क्या है, आपका खर्चा है, वो आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं। राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स एक टाइम के बाद उसका राइटिंग ऑफ यानी कि डेप्रिसिएशन हो जाना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी कॉस्ट आपकी लगी है सेल करने में, जो भी पैसा सेल करने में, मतलब कि आपने एक फोन बनाया है, एक फोन बनाने की कंपनी है, उसको सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, बैनर्स लगवाएंगे, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मार्केट में जाएंगे, किसी को फ्री में देंगे या कि आप मेरा फोन प्रमोट कर दीजिए, या आजकल बैनर लगा देते हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि नया फोन आया है, या टीवी में आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो सब क्या है, आपके प्रोडक्ट को सेल करने का क्या है, वो खर्चा है, क्योंकि उसमें भी आपका खर्चा लगता है, तो वो क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके दो टाइप है, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, ये वो एक्सपेंसेस है जो एडवांस में पे किए जाते हैं, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, उसका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले सालों में लिया जाता है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो 50,000 रुपये 1 ईयर लेती है, ठीक है, बिगिनिंग जब आपने स्टार्ट कराया तब आपका ले लिया, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, यानी कि किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी का कहीं से भी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, तो आपने साल के किसी भी बीच में आपने करा दी, यानी कि नवंबर में, अक्टूबर में, मार्च में, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद आपने करा दी, ठीक है। उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 31 मार्च 2023-4 कोई भी लगा लीजिए, ठीक है। इट मीन्स जो प्रीमियम है वो क्या है, 6 मंथ के लिए भरा गया, यानी कि आपको जो अमाउंट है वो 1 अप्रैल से नहीं दिया गया, वो जब आपने कराई है, मान लो अक्टूबर में आपने कराई है, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म हुआ, 31 अप्रैल को, 31 मार्च को वो खत्म हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, और आपने अक्टूबर में ये कराई थी, तो ये 6 महीने का हो गया, आपने 6 महीने का प्रीमियम दिया, ठीक है। और जो हमारा अप्रैल का था, अप्रैल से लेकर जो सितंबर तक था, यानी कि अगले साल अक्टूबर 2022 में आपने कराई थी, और एंडिंग ईयर था हमारा 2023 लगा लीजिए, और अप्रैल 2023 से और सितंबर 2023 का जो अकाउंटिंग अमाउंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 25,000 होगा, जो कि एडवांस में पे आप करेंगे। जो अमाउंट पेड इन एडवांस होगा वो क्या होगा, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होती हैं, जो भी आपने पैसा एडवांस में आपने दिया वो क्या होगा, क्योंकि ये मान लो आपने 6 मंथ्स की पॉलिसी कराई है कि आप एवरी 6 मंथ आप देंगे, तो आपको ये एडवांस में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस होते तो हैं लेकिन पे नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने रेंट दिया, आपका रेंट था 10,000 मार्च 2023 में, ठीक है, बट आपने इज नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है। इट मीन्स ये एक क्या है, आपका एक एक्सपेंस है जो आपके लिए इनकर तो हो गया है लेकिन आप उसको पे नहीं कर पाए, यानी कि आपका ये आउटस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। ये आपका वो एक्सपेंस है जो आपके लागू तो हो गया है लेकिन आप पे नहीं कर पाए, और आप किसी के रूम में रह रहे हैं और आपका ये मंथ का रेंट आपने नहीं दिया है, तो वो आपका एडवांस यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गया है, कि आपने वो पे नहीं किया है, लागू तो हो गया है लेकिन वो पे नहीं किया है, तो यही होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, कुछ और पॉइंट्स इसके वो भी हम देख लेते हैं। क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज। एक्सपेंडिचर वो है जहां पर आप अमाउंट स्पेंड करते हैं, पैसा लगाते हैं, लायबिलिटी इनकर्ड यानी कि फॉर परचेजिंग एसेट्स, एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा यूज करते हैं, गुड्स को खरीदने के लिए और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पैसा आप यूज स्पेंड यानी कि खर्च करते हैं, वो क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिससे आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं।
यानी कि आपने जो पैसा लिया वो एक तरीके से, जो सामान आपने लिया वो एक तरीके से लोन उठा कर लिया है, जो कि आपको एक तरीके से पे करना है, वो आपका एक खर्चा है। एक्सपेंडिचर्स में भी कैटेगराइज किया गया है इसको 3 पार्ट्स में। तो ए और बी इसी पेज पर है, बी सी जो है आपका नेक्स्ट पेज पर है। तो देखते हैं ए क्या है। ए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब हो गया अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। एसेट्स खरीदने के लिए जो अमाउंट स्पेंट हुआ है या जो लायबिलिटी आई हुई है, हमारी जो लायबिलिटी बढ़ी है, वो क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो हमारा पैसे से हमारा कैपिटल खर्चा है। यानी कि परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर आपने कंपनी के लिए खरीदे हैं, कंपनी में काम करने के लिए जो खरीदा है, वो क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टू टेक अर्न रेवेन्यू, यानी कि आपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया है वो, और लाइबिलिटीज जो आपकी बढ़ी है, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और रेंट एटसेट्रा, यानी कि जो आपने रेंट आपने दिया है वो क्या है? आपका जो सेल करके जो पैसा आएगा, जिसको आपने खरीदा है उसके बाद आप उसको सेल करेंगे, उसके बाद जो पैसा आएगा वो क्या? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके ऊपर जो पैसा आपका खर्च हुआ है, रेवेन्यू के ऊपर जो आपका एक पैसा खर्च हुआ है, वो क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपको पे करना है, वो क्या है? आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका थर्ड पार्ट और है, वो और देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सी है इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो कि नेचर जो 1 साल के बाद रिटर्न ऑफ होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ मोर देन 1 ईयर से मतलब हुआ कि वो चीज जो आपको 1 से ज्यादा साल तक बेनिफिट दे। यानी कि आपने कोई चीज खरीदी है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आपने परचेज कर लिया, और लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है, ये तो है नहीं कि आज खरीदा और कल आप उसको सेल आउट कर दोगे, नहीं, लाइफ टाइम तक ये आपके पास है। मान लो 10 से 12 साल तक ये आपके पास है, ये लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये 10 से 12 साल तक आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में देगा। यानी कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरीज वगैरह हो गई, ये होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल है ये। तो जो चीज आपकी 1 साल से ज्यादा टाइम तक आपके साथ रहती है और उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, वो होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। वो प्रॉफिट होता है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि आपने एक्स माल बनाया, आपकी उसमें लागत आई 10 रुपये। 10 रुपये में आपने कोई चीज प्रोडक्शन की, और आपकी उसमें जो रेवेन्यू है, यानी कि सॉरी एक्सपेंडिचर है, यानी कि आपका खर्चा उसमें 8 रुपये आया। ठीक है, तो मान लो कोई चीज है, आपने 10 रुपए की बनाई है और उसका खर्चा बनाने में 8 रुपए आया, और आप उसको 10 रुपए में यानी या 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो आपको खर्चे के ऊपर जो पैसा आपको मिला, वो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स हमने बेचे हैं, यानी कि आपका लगा लो 21,000 का, या मान लो कोई 20,000 की है कोई टर्म, देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने जो आपकी रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ गुड्स है, वो आपको मान लो 20,000 की है। ठीक है, और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स सोल्ड किया 15,000 का। ठीक है, तो आपकी जो सेल थी, रेवेन्यू कितने रुपए में बेचा आपने? 20,000 में। और जो आपकी गुड्स की जो कॉस्ट थी वो 15,000 रुपए थी। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है 5,000 रुपए, वो क्या आया? आपका प्रॉफिट आया है, या प्रॉफिट आया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये हो गया टोटल रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू है ये। ठीक है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा माइनस कर दिया। खर्चा जो हुआ आपका 8 रुपए उस चीज को बनाने में लगे, और आपने उसको रेवेन्यू यानी कि आपने सेल किया 10 रुपए में या 12 रुपए में, लगा लीजिए सेल कर दिया। तो जो 4 रुपए का आपका जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। सिंपल। ठीक है, यानी कि आपने किसी चीज को बेचा 20,000 रुपए में। ठीक है, और आपको उसको बनाने में खर्चा हुआ था 15,000 रुपए, तो उस के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 रुपए, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। ठीक है,
यानी कि आपने एक चीज बनाई है, मान लो आपने हलवा बनाया है और आप हलवा बनाने के लिए आपको लगा सूजी लगी, घी लगा, उन दोनों को मिलाकर चीनी हो गई और पानी होगी, उन चारों की कॉस्ट मिलाकर वो लगता है आपको, मान लो 10 रुपए लगता है, और आप उसको बाहर जाकर कितने का बेचते हैं, 10 रुपए, 12 रुपए का या 15 रुपए का बेचते हो उसको, तो जो 15 रुपए का डिफरेंस आया वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब गेन की बात करते हैं। गेन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन इंसिडेंटली टू बिजनेस, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड या मशीनरी। प्रॉफिट तो हो गया आपको, जो आप मैंने बताया, यानी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर आपने माइनस कर दिया, जो भी रेवेन्यू यानी कि आपका आपने 12 रुपए की चीज बेची है, उस पर खर्चा आपका 8 रुपए आया और 12 रुपए में बेच रहे हो, तो 4 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे गेन क्या होता है? इंसिडेंटली टू बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या होता है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और मशीनरी। अगर आप किसी भी लैंड को या मशीनरी को बेच रहे हो तो उसमें आपको क्या होता है? गेन होता है। गेन से मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि प्रॉफिट तो क्या हो गया, रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंडिचर जो भी हमारा खर्चा था उसको हटा दिया था, मतलब माइनस किया था, जो खर्चा आया था उसके ऊपर जो हमने सेल किया, जो पैसा मिला हमें, वो हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन गेन का मतलब भी मोटा मोटी क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ये इंसिडेंटली होता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती और ये एक्सीडेंटली हो जाता है। ठीक है, जिसकी बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी जैसी होती नहीं है और एक्सीडेंटली हमने वो चीज की और हमें उससे जो एक्स्ट्रा जो हमें मिला वो क्या हो गया? हमारा गेन हो गया। मान लो ये तो हमारे साथ हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी अगर हम सेल आउट कर देते हैं, हमारा सेल हो जाता है, या हमारा कोई भी पुरानी चीज हमारी सेल हो जाती है, जैसे कि लैंड या मशीनरी सेल हो जाती है, उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिलता है, जो हमें मनी मिला, जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिला, वो क्या हुआ? हमारा गेन हो गया। ठीक है, मोटा मोटी कि किस तरीके से ये भी एक प्रॉफिट की तरीके से ही है, लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है? जो खर्चा होता है वो हमारा सोचा समझा होता है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन किया है उसको और उसको हमने बेचना है। उसके बेचने पर जो हमें खर्चा हुआ, जो हमारा पैसा हमें मिला, जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला, यानी कि 8 की चीज रुपए में बना रहे हैं और 10 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का जो हमें प्रॉफिट, जो 2 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन एक्सीडेंटली जो हमारे साथ हो जाता है वो हमारा क्या होता है? गेन होता है। बाय लक हमारे साथ कोई चीज होती है तो वो किस किस बिजनेस के ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन वो बाय लक हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? गेन बोला जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लॉस। लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। एक्सेस क्या है? टोटल एक्सपेंसेस का ओवर टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यूज के ऊपर जितना मान लो आपने कोई चीज 10 रुपए, मतलब आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आपका जो खर्चा है वो 10 रुपए आया है बनाने में, लेकिन उसको जो बेचा है आपने वो 8 रुपए में बेचा है, यानी कि ये रेवेन्यू है। तो जो 2 रुपए का डिफरेंस आया है ये क्या है? आपका लॉस है। ठीक है, सिंपल बात में 10 रुपए में कोई चीज बन रही है और आप उसे 8 रुपए में बेच रहे हैं, जो 2 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए में जो कम में बेचा गया, तो वो क्या है? आपका लॉस है, यानी कि खर्चा ज्यादा हुआ है और हमें मिला कम है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि आपने 10,000 रुपए की कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है और आप उसको जब बेच रहे हो, मान लो आपने उसको 5,000 रुपए में बेचा, तो 5,000 रुपए का जो डिफरेंस आया, यानी कि ये जो क्या है? ये आपका लॉस है, क्योंकि आपने 10 में खरीदा था और उसको 5 में आप बेच रहे हैं, यानी कि कम में बेच रहे हैं, तो क्या है? लॉस है। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? ए रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। एक रिडक्शन होता है किसमें? जो प्राइस आप बेच रहे हैं उसके, जो गुड्स आप बेच रहे हैं उसके प्राइस में, यानी कि आपकी कोई 1,500 रुपए की चीज है, यानी कि या 5099, आपने देखा भी होगा, आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं शॉपिंग करने, वहां पर लिखा होता है फ्लैट 60% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये डिस्काउंट जो होता है ये होता है आपका रिडक्शन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस जो आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो उसके प्राइस में कुछ रिडक्शन, यानी कि 1,500 रुपए की चीज है उस पर 60% ऑफ चल रहा है, 60%, जितना भी 1,500 का 60% होगा उससे उतने में आपको जो है कोई चीज मिल जाएगी। यानी कि मान लो एग्जांपल मैं देती हूँ, 1,500 रुपए की आपकी कोई चीज है, उसका 60% डिस्काउंट चल रहा है। 60% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये कितना आया? 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 1, सॉरी 6 1 जा 6 और 3 9, यानी कि 900। ठीक है, तो कितने की हो गई? ये 900 रुपए की चीज हो गई। तो ये होता है आपका फ्लैट 60% डिस्काउंट। ठीक है, इस तरीके से। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, जो वैल्यू सोल्ड हुई है,
जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी वैल्यू में रिडक्शन, वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट करने के बाद जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये थे डिस्काउंट। अब हम और आगे देख लेते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ और टर्म्स भी हैं अकाउंटिंग की, वो और देख लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। रिबेट, रिबेट क्या होता है? रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई एटसेट्रा। रिबेट का मतलब हो गया एक तरीके से छूट। सिंपल वर्ड में बोल दूं, छूट या डिस्काउंट। कैसे? आपको पता है सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी, अगर आपके सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपको ज्यादा सामान देना है तो उसमें डिस्काउंट आप दे सकते हैं, उसको रिबेट बोला जाता है। जैसे कि आपको बल्क में कोई सामान बेचना है या कोई लेने आया है तो उस पर आप कुछ डिस्काउंट यानी कुछ पैसों की छूट, कुछ परसेंट की डिस्काउंट आप दे देते हैं उसको। ठीक है, इतने में मैं आपको दे देता हूँ, आपका काम चल जाएगा। या आपकी सामान की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, यानी कि आपको पता है कि वो चीज खराब है, तो उसमें आप उसकी क्वालिटी कम है और खत्म होने वाला है तो उसमें भी डिस्काउंट चल जाता है, तो वो होता है रिबेट, यानी कि छूट या डिस्काउंट दिया जाता है। वाउचर, वाउचर क्या होता है? एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेक्स प्लेस। एक एविडेंस होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक सबूत होता है। एक एविडेंस यानी कि प्रमाण पत्र होता है जिसके बेस पर हम ये देखते हैं कि आपके कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन किया, आपकी कंपनी ने जो सामान लिया दिया है या सेल एंड परचेजेस जो भी हुई है, उसके बेसिस पर एक वाउचर बना दिया जाता है कि ये इतने दिन तक आपके लिए वैलिड है, आप इसको बैंक में जमा करा दीजिए, या इस तरीके का एक प्रमाण पत्र है। ठीक है, वो होता है, या गारंटी देने वाला होता है, इसको हम वाउचर बोलते हैं। सोर्स वाउचर क्या होता है? इट इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है जहां पे बिजनेस के अंदर ये यूज किया जाता है। जैसे कैश मेमो बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स बनाते हैं, उसके अंदर कि आपका कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, कैश मेमो बना दिया जाता है आपके लिए कि आपको जो पैसा वगैरह किसी को देना है तो वो कितना देना है। मतलब ये पैसे से रिलेटेड आपके लिए एक ट्रांजेक्शन बन जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप वाउचर बना देते हैं कि इतने समय के लिए ये दिया जाता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट आगे चैप्टर आने वाला है हमारा, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, समझाऊंगी मैं आपको। अभी के लिए इतना ही। सिंपल वर्ड्स में सोर्स वाउचर होता है वो एविडेंस जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे कैश मेमो वगैरह, डेबिट क्रेडिट नोट्स वगैरह डाले जाते हैं कि कितना पैसा गया, कितना पैसा लेना देना है, सब। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? इट इज prepared from the source voucher showing the account has debited and credited। अकाउंटिंग वाउचर वो होता है जहां पर सोर्स वाउचर होता है, ये एक तरीके से जहां पे अकाउंटिंग हेड्स डाले जाते हैं, डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है आपका। ठीक है, ये होता है अकाउंटिंग वाउचर। इसके एक पॉइंट और बचा है वो, और नेक्स्ट पॉइंट इसका और देख लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। गुड्स, गुड्स क्या होता है? गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। जैसे कि एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा। गुड्स का सिंपल वर्ड आपको समझ में, सिंपल बात समझ में आई। गुड्स होता है स्टॉक, माल। गुड्स होता है माल हमारा। ठीक है, यानी कि आपने टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, एसी बनाया, किस लिए बनाया? सेल करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, तो ये क्या है? आपका गुड्स है। आपकी क्या है? गुड्स आपका माल है। ठीक है, फिजिकल आइटम्स होते हैं गुड्स के अंदर जो कि आप परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, किसके लिए? सोल्ड करने के लिए। ठीक है, कंपनी उसको बनाती है सोल्ड करने के लिए, आप उसको खरीदते हैं सोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है गुड्स। अब बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती है? इट इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटरी और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो पैसा आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। सिंपल वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब हो गया पर्सनल यूज। जो पैसा आप कंपनी से, अगर आपने कोई पैसा लिया है, मनी आपने लिया है, मान लो एक्स मनी आपने लिया है, और उसको आप यूज कर रहे हैं अपने घर के किसी काम के लिए, यानी कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। आप अपने घर पे कोई टीवी लेके आ रहे हो या फ्रिज लेके आ रहे हो या कुछ भी आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हो, तो वो आपकी ड्राइंग कहलाएगी, ना कि वो कंपनी का खर्चा कहलाएगा। वो आपका ड्राइंग कहलाएगा। जो कंपनी से आप पैसा लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो क्या होती हैं? आपकी ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसके और पॉइंट्स देख लेते हैं।
परचेजेस क्या होता है? परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड बोथ कैश और क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। परचेजेस क्या होता है? यानी कि सामान का खरीदना, माल खरीदना, सामान या माल खरीदना, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा, इसको एक सिंपल लाइन में मैं आपको समझाती हूँ। जो भी चीज बिजनेस के लिए आप सामान या जो भी सामान आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं वो क्या है? आपका परचेजेस है। यानी कि आपने कोई एक्स का प्रोडक्शन करना है, किसी माल का प्रोडक्शन करना है, इस माल के प्रोडक्शन के लिए आपने जो सामान खरीदा है, जो गुड्स खरीदा है आपने, वो क्या है? आपका परचेजेस है। उसको आप परचेजेस बोलेंगे। जो सामान आप खरीद रहे हैं वो परचेजेस कहलाता है, ठीक है। परचेजेस रिटर्न क्या होता है? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड। जो आपने गुड्स खरीदा है, मान लो वो खराब आ जाता है या डिफेक्टिव चीज आ जाती है आपकी उसमें और आपको पसंद नहीं आता है, आप उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो कहलाता है परचेजेस रिटर्न। आपका सामान, बिजनेस के अंदर सामान खरीदा हुआ वापस देना क्या कहलाता है? परचेजेस रिटर्न। सिंपल है। सेल रिटर्न में हमारा क्या था? जो हमने सामान बेचा है और वो वापस आ रहा है, वो क्या था? आपका सेल रिटर्न था। यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं परचेज रिटर्न को, जो सामान हमने खरीदा है बिजनेस चलाने के लिए, वो सामान अगर खराब आ जाता है और हम उसको रिटर्न कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका परचेजेस रिटर्न कहलाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टॉक की। स्टॉक क्या है? गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। गुड्स जो रिमेनिंग है, अनसोल्ड है या अनयूज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब यूज नहीं हुआ है गुड्स, सामान को सामान हमने बना दिया है, मैन्युफैक्चर कर दिया है रीसेल के लिए। गुड्स परचेज फॉर रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए आपने यूज किया है उसको या आपने यूज नहीं किया है, वो होता है आपका स्टॉक। यानी कि आपने एक्स प्रोडक्ट बनाया है कंपनी में, ठीक है, एक्स को प्रोडक्ट किया आपने, ये आपका प्रोडक्ट है, आपने कुछ माल तो जो है मार्केट में भेज दिया है, लेकिन कुछ अभी आपके पास बचा है जो आपने अनसोल्ड है, आपका अनयूज्ड है, उसको आप वेयर हाउस करके रखेंगे, तो ये आपका स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। कि आपकी कंपनी में कितना स्टॉक है। मान लो आपने 100 प्रोडक्ट बनाए हैं, 100 चीज बनाई है आपने, यहाँ सॉरी 1000 लिख दिया, चलो 1000 चीजें बनाई है आपने, उसमें से 100 आपने दे दी है मार्केट में बेचने के लिए, बाकी आपकी 900 बची हैं। 900 को आप कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में रखोगे। तो ये जो 900 आपने वेयर हाउस करके रखी है, जो ये चीज है 900 जो आपका प्रोडक्शन बचा है, वो क्या है? आपका स्टॉक है, ठीक है। 900 प्रोडक्ट आपके बच गए हैं, वो क्या है? आपका स्टॉक है। उसको आप वेयर हाउस में रखेंगे, तब मार्केट में डिमांड होगी, तब आप उसको दे देंगे, वो होता है आपका स्टॉक। स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग होते हैं, क्लोजिंग होते हैं। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि आपने एक्स प्रोडक्ट किया है, ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से कोई भी अकाउंटिंग ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। आपने एक्स प्रोडक्ट किया है, एक्स प्रोडक्ट किया है, तो आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि स्टॉक इन हैंड आपके पास कितना है। मान लो आपने 1000 स्टॉक किया है, आपके पास इतना माल बचा है, 1000 माल बचा है आपके पास, 1000 प्रोडक्ट बचे हैं आपके पास, तो वो क्या है? अकाउंटिंग ईयर का स्टॉक है, ठीक है। मतलब कि आपके पास मान लो लास्ट ईयर का कुछ बचा है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया आपके पास। मान लो आपने लास्ट ईयर 1000 चीज बनाई थी या 2000 चीज बनाई थी, मान लो आपने उसमें से 1000 तो सेल आउट कर दिया ना, ये आपका स्टॉक बिक चुका है। आपका बचा कितना है? 1000 स्टॉक अभी बचा है, तो ये आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा कि आपके पास 1000 बचा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वहीं पे क्या होगा कि आपके पास साल खत्म होते होते आपने कितना सेल किया है। मान लो आपने 900 जो है, जो आपका स्टॉक था, जो आपका प्रोडक्शन था, 900 स्टॉक था, जो 900 प्रोडक्शन थी आपकी किसी भी चीज की, 900 क्वांटिटी थी आपकी किसी भी चीज की, वो सेल आउट हो चुकी है और 100 बची है। क्लोजिंग स्टॉक में कितना आएगा? 100 आएगा कि आपका 100 बच चुका है। वो आपका अकाउंटिंग ईयर के एंड में देखा जाएगा कि आपका कितना सामान बचा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जो पिछले साल आपने बेचा है उसमें से जो बचा है,
मान लो आपने 2000 कमोडिटीज को बनाई है, उसमें से 1000 को बेच दिया है, 1000 बच चुका है, तो वो क्या हो गया आपका अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक हो गया है वो, ठीक है 1000। लेकिन वही एंड में जाते जाते कि आपके पास 1000 में से कितना बचा है वो क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड। स्टॉक या इन्वेंट्री यानी कि आपका स्टॉक या गुड्स कितने टाइप की हो सकती है, मे बी 2 टाइप्स की हैं। तो फर्स्ट है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स यानी कि स्टॉक गुड्स और इन्वेंट्री इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेज स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। वो होता है ये जो गुड्स आपका अनसोल्ड हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक और इन्वेंट्री जो भी आप कंपनी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, तो स्टॉक ऑफ गुड्स जो बचा हुआ है वो होता है, ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स क्या होता है, जो सामान आपका बचा है, मैंने अभी बताया था स्टॉक वो होता है जो सामान आपका बच गया है और आपने उसको वेयर हाउस करके रखा है, जो सोल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। इसका एक पार्ट और बचा है वो, और 2 पॉइंट्स और बचे हैं अभी इसके अकाउंटिंग टर्म्स के, 2 टाइप्स और हैं, तो चलिए फटाफट से उनको भी देख लेते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बी है इसका स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पिछला हमारा क्या था, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स था, मतलब जो सामान आपका बच गया। अब इसमें क्या रहा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक या इन्वेंट्री जो आपका बचा हुआ है रॉ मटेरियल का, वो इट कंप्राइजेस द स्टॉक ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। वो गुड्स जो अनयूज्ड है, ठीक है, वो सामान जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया था और वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, वो होता है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स, यानी कि आपने स्टॉक लिया किसके लिए, शर्ट्स बनाने के लिए आपने कपड़ा खरीदा। मान लो आपने खरीद लिया 100 मीटर कपड़ा खरीद लिया और उसमें से आपने सिर्फ 20-30-40 मीटर में सामान आपने बनाया है। मान लो 40 मीटर में आपने शर्ट्स बना दी है, आपका कितना बच गया, 60 मीटर भी कपड़ा बच गया, ठीक है। जो कपड़ा आपका बचा, जो रॉ मटेरियल आपका बचा, वो होता है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी कि कपड़ा बनाने के लिए आपने, शर्ट बनाने के लिए आपने कुछ स्टॉक खरीदा कपड़े का, कुछ उसमें से कुछ बन गया, यानी कि 40 मीटर कपड़े में से 40 मीटर से आपने बना दिया, 60 मीटर आपका बच गया। जो 60 मीटर बचा है वो क्या है, स्टॉक ऑफ या स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान खरीदा और जो बच गया उसको आपने वेयर हाउस करके रख दिया, वो क्या हो गया आपका अनसोल्ड हो गया, अनयूज्ड हो गया, वो हो गया स्टॉक, ठीक है। फिर कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का हो गया इट इज ए स्टॉक दैट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, यानी कि पावर और फ्यूल, वो स्टॉक जो प्रोसेस में है, फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि आप काम कर रहे हैं और खत्म होने वाला है, वो होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स और बचे हैं तो फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। डेटर्स क्या होते हैं, सिंपल 2 वर्ड्स आपको हमेशा आपको अकाउंटिंग में देखने को मिलेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। ये वर्ड्स तो आपको दोनों ये वैसे जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स मैंने कराए ये देखने को मिलेंगी सारे चैप्टर्स की, लेकिन डेबिट और क्रेडिट हर बात में आपको यूज करना पड़ेगा। तो डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सिंपल वर्ड्स है, 2 बहुत ही आसान है। डेटर इज ए कंपनी और इंडिविजुअल हु ओज मनी, जो पैसा देती है। और क्रेडिटर क्या होता है, द क्रेडिटर इज द पार्टी डेट लोन्ड द मनी, जो लोन देते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। यानी कि आपने लोन लिया है किससे, बैंक से, तो आप क्या बन गए हैं, क्रेडिटर्स बन गए हैं और आपने वो लोन देना है, ठीक है। सिंपल, डेटर्स देनदार, क्रेडिटर लेनदार, ठीक है। ये 2 वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, लेनदार देनदार, बस यही वर्ड आपको याद रखना है। तो इसी के साथ चैप्टर आज कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव करेंगे हम चैप्टर 2 की तरफ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 कराने वाली हूँ। तो आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। कुछ आपको समझ नहीं आया होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी के जो भी वीडियोस हैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।